समझ में होंगे ऐसी की आशा के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमने जो एक टॉपिक स्किप किया था वो पढ़ेंगे सबसे पहले, और उसके बाद रेनबो के लिए। ठीक है, रेनबो समझने से पहले हमें डिस्पर्सन समझना पड़ेगा, वो भी समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपने जो लेंस फॉर्मूला डिराइव कर लिया है वो आपको याद करना पड़ेगा। -1/u + 1/b दैट इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगा। ओके, और अगर दो लेंसेस कांटेक्ट में रखे गए हैं तो उसके पावर का और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी उसका भी इक्वेशन हम डिराइव करेंगे। ओके, चलिए सो टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ द थिन लेंसेस इन कांटेक्ट। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस इन कांटेक्ट। As shown in the figure, this is lens 1 and this is the lens 2. Both are in contact. Okay, and U or O is a point object and the distance from the middle of these two lenses is U. Okay, now what will happen if this L2 would not be there, यानी कि अगर L2 लेंस नहीं होता तो आपकी इमेज I1 पर पड़ती, बराबर। सीधा ये जो डॉटेड लेंस से शो किया हुआ है लाइट वहां पे जाती रिफ्रैक्ट होके लेंस से और I1 पे इमेज बनता है। बट देयर इज अनदर लेंस, यानी कि उसके बाद दूसरा लेंस भी है तो लाइट और ज्यादा रिफ्रैक्ट होगी थ्रू द लेंस L2 एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट I. ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ और आई विल राइट द इक्वेशन ऑफ द लेंस for the L1 and for L2, and what I will do finally, I will do the summation of that both equation and finally I will get the equivalent focal length. ठीक है, ओके, यानी कि ध्यान से समझना, लेंस L1 से इमेज कहाँ बन रही है I1 में, और लेंस L2 से इमेज कहाँ बन रही है I पे। तो ऐसा कहा जाएगा कि L2 के लिए ऑब्जेक्ट क्या है I1। ओके, जैसा हम आगे कर चुके हैं, I1 will be act as a virtual object for second lens and final image will be formed at a point I. Okay, so short में लिखता हूँ कि image, virtual image I1 formed by lens 1, okay, will act as a primary object for lens 2 and final image is formed at point I. ओके, चलो अब लेंस L1 के लिए लिखते हैं पहले -1/u as it is. ओके, उसके लिए इमेज प्लस 1/v1, ओके, and that is equals to 1/f1, equation number 1, where f1 is the focal length of the first lens. Okay, same way for lens 2. चलिए -1/v1, ओके, -1/u, u क्या है v1,
plus 1 upon v, that is equals to 1 upon f2. Why? Because f2 is a focal length of a second lens. फिर से समझना है, फॉर्मूला वही है -1 upon u, बट दूसरे लेंस के लिए u क्या है, ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, I1, so that distance is v1, so that is v1 plus 1 upon v, image distance, तो वो तो फाइनल I पर ही है. ओके, so that is equals to 1 upon f, यानी f is the focal length of a second lens. अब दोनों को सम अप कर दो. ओके, take summation of this equation. अब देखिए, this would be cut out, so therefore -1 upon u plus 1 upon v equals to 1 upon f1 plus 1 upon f2. Consider this as equals to 1 upon f. Okay, so what we have, 1 upon f is equals to 1 upon f1 plus 1 upon f2. Okay, और पावर के फॉर्म में लिखना हो तो पावर P is equals to E1 plus V2. ओके, चलो, और मैग्निफिकेशन लिखना है आपको, M, that is equals to, you can write M1, M2, M3, जितने हैं वो सब लिख सकते हैं. Okay, so I have now the formula of the two lenses, three lenses, four lenses, whatever, how much the lenses are in the contact. Okay, what I can say that the 1 upon f is equals to 1 upon f1 plus 1 upon f2 plus 1 upon f3 and so on. जितने भी lenses हैं उन सबको मैं ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ. पावर बोलना हो तो सबका इंडिविजुअल पावर है वो क्या हो जाएगा, सम अप हो जाएगा, और सबका मैग्निफिकेशन इंडिविजुअल है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा. Okay, so that is the combination of the lens in contact. Yeah, okay. अब आगे बढ़ते हैं, dispersion of the light. A very beautiful phenomenon which is so called the dispersion. Okay. Actually, this was discovered earlier by Newton. Okay, Newton के द्वारा ये खोजा गया था, but वो deep study नहीं गया, और वही उसकी गलती रही. अगर न्यूटन ने ही उस टाइम पे डीप स्टडी कर ली होती तो शायद क्वांटम मैकेनिक्स बहुत अर्लियर 9th से पहले आ गया होता. ओके, बट वी आर नॉट गोइंग इन दैट डीप डिस्कशन. क्या करते हैं, सीधा डिस्पर्जन पे चलते हैं. सो एज यू ऑब्जर्व, या फिर आपने देखा होगा कि अगर मैं व्हाइट लाइट यानी कि सनलाइट प्रिज्म के थ्रू क्या करता हूँ, पास आउट करता हूँ, then it will divide it into the 7 constituent colors. ठीक है, क्या होता है कि जब भी हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो वो अपने 7 जो कंस्टिट्यूएंट यानी जो 7 कलर से वो बनी हुई होती है, ओके, एक्चुअली विजिबल. White light is comprised of so many radiation, but especially we are talking about the visible region, यानी 370 नैनोमीटर से हम बात कर रहे हैं. ओके, सो जब भी व्हाइट लाइट प्रिज्म थ्रू पास होती है तो मीडियम बदल जाता है. जैसे कि यहाँ पे मीडियम था, अब यहाँ पे आते ही क्या हो गया, मीडियम प्रिज्म क्या हो गया, वो डेंस मीडियम होता है. नाउ इट हैपेंस इन दिस मीडियम इंडिविजुअल वेवलेंथ, ओके, हर एक वेवलेंथ की स्पीड अलग अलग होती है. यानी कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्पीड कम होगी. ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसकी स्पीड कम है वो लेट पहुंचेगा और जिसकी स्पीड ज्यादा है वो जल्दी पहुंचेगा. ओके, एंड it is considered like that or it behaves like that. The light which having the higher wavelength, that is lowest deviate. Okay, and इसकी wavelength frequency f ज़्यादा होगी. Okay, वो सबसे कम डेविएट होगा. आप देख सकते हो, आपको बॉटम पे कलर कौन सा मिलता है, वायलेट.
ओके, और हम इसे जो प्योर कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ओके। बट द थिंग इज लाइक which color is least deviate, यानी सबसे कम रिफ्रैक्शन कौन से कलर का हुआ, रेड कलर का, ओके। वो अपने पास से ज्यादा डेविएट नहीं हुआ। उसका मतलब क्या हुआ कि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे क्या है, ज्यादा, बराबर। देखिए फिर से मैं रिपीट करता हूं, हायर फ्रीक्वेंसी लोअर डेविएट, लोअर रिफ्रैक्ट, ओके, एंड हायर रिफ्रैक्ट लोअर वेव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चल, तो अब यहाँ पे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी उसका भी रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बराबर। यानी कि पर्टिकुलर मीडियम में प्रिज्म के अंदर वायलेट कलर ज्यादा डेविएट होता है, ओके, उसकी स्पीड जो होती है वो कम होती है, और रेड कलर उसी मीडियम में लोएस्ट यानी सबसे कम रिफ्रैक्ट होता है, डेविएट होता है, और उसकी स्पीड ज्यादा होती है। स्पीड ज्यादा होती है उसका मतलब क्या हुआ कि वो कोई पर्टिकुलर मीडियम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा, ओके। और दैट इज द रीजन व्हाई at the sunrise time and sunset time the sun seems reddish or orange, okay। यानी सनलाइट जो निकल रही है वो एयर मीडियम और बहुत सारे जो डस्ट पार्टिकल है और जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जितना भी मॉइस्चर है उसके थ्रू प्लस एयर थ्रू रिफ्रैक्ट होके लाइट आती है, ओके। सो जैसे ही वो रिफ्रैक्ट होती है तो वो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में डिवाइड होती है। डिवाइड होने के बाद क्या होगा कि वायलेट एंड अदर कलर का डेविएशन हो जाएगा, बट रेडिश कलर हमारे मीडियम में यानी हम तक सबसे ज्यादा पहुंच पाएगा, ठीक है। यानी कि सनसेट टाइम हमें या हमारी आंखों को या हमारे ऑब्जर्वर जो भी है, हम सब ऑब्जर्वर है, सनसेट टाइम सनराइज टाइम क्या होगा, हमें रेडिश कलर ही नजर आएगा, ओके। सो दिस इज द रीजन एट द सनराइज टाइम एंड सनसेट टाइम द सन सीम्स रेडिश, ओके। चल, फिर उसका मतलब डिस्पर्जन की डेफिनेशन क्या बनती है, उसे लिख देते हैं पहले। When white light or sunlight is incident on prism, it divided into 7 constituent colors. This phenomena of light is called dispersion, okay। न्यूटन ने से और एक स्टेप आगे प्रैक्टिकल किया, उसने क्या किया, दो प्रिज्म ले लिए, ओके। दिस इज द फर्स्ट प्रिज्म दैट इज P1 और दिस इज P2 सेकंड प्रिज्म। अब P1 में क्या किया, व्हाइट लाइट एज ए इनपुट, ओके। तो उसका किसमें हो जाएगा, 7 कलर्स में डिवीजन हो जाएगा, ओके। यही 7 कलर्स एज ए इनपुट किसमें दिया जाएगा, P2, ओके। तो ये P2 क्या कर देगा, वापस से आपको व्हाइट लाइट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है।
So here we can say that by the prism, dispersion of the light means divided its constituent color, and if you have the same constituent color, again it disperses that band of the light, spectrum of the light, and make a original white light. Okay? So this practical is performed by the Newton. So that is why also in some book it is written like the dispersion by the Newton or Newton's dispersion formula. Okay? So that was the dispersion by the prism. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं नेचुरल फिनोमेना ऑफ द सनलाइट। जैसे कि अभी रेनी सीजन चल रही है तो आपने रेनबो शायद देखा होगा, पहले भी कहीं देखा होगा। ओके, सो रेनबो कैसे बनता है, और कभी भी दोपहर में यानी कि एट आफ्टरनून टाइम बारिश गिरती है तो कभी रेनबो नहीं बनता है। ओके, यानी कि बादल तो सुबह में भी होते हैं, 10 बजे के बाद की बात कर रहा हूँ, और शाम के 3-4 बजे तक। ओके, पर तब कभी भी रेनबो नहीं बनता है। रेनबो इज ऑलवेज ऑब्जर्व इवनिंग टाइम व्हेन the sun is at rising, right? Sun is at rising. अब यहाँ पे scattering of the light, refraction of the light, and total internal reflection of the light. The three phenomena of the light played a beautiful role, okay, to form the rainbow. Step by step समझते हैं क्या होता है, okay? तो देखिए, मैं एक सिंगल ड्रॉपलेट को एग्जाम्पल करके टू ड्रॉपलेट्स प्राइमरी रेनबो और फाइनली जहां पे हम देखते हैं एक्चुअल रेनबो, ओके, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी रेनबो। ओके, वो कैसे बनता है वो समझते हैं। ओके, एज आई टोल्ड यू व्हाट हैपेंड एक्चुअली बिकॉज ऑफ द डिस्पर्जन। व्हाट मीन बाय द डिस्पर्जन? डिस्पर्जन मींस द डिवीजन ऑफ द लाइट इन इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर, यानी कि लाइट का अपने 7 कलर में डिवीजन होना से डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक है, और डिस्पर्जन होते ही रिफ्रैक्शन फिनोमेना एक्शन में आ ही जाएगा। थ्रू द वाटर ड्रॉपलेट इट रिफ्रैक्टेड, ठीक है, one color, or when prior to denser it deviated away from the normal or towards the normal accordingly. Prior to denser, denser to rarer है, ओके, वो हम देख चुके हैं। So that is what यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, and then through the another side of the water droplet it totally internally reflected। देख सकते हो आप वो क्या हो रहा है, total internal reflection हुआ, and as a result the color which are observed or the refracted light is at particular angle with respect to incident light, okay, that played dominant role। देखिए, because of the dispersion of the sunlight by the water droplet, refraction and total internal reflection is happening, and that is always happen when the sun is at west horizon। sun कहाँ होता है, west horizon में होता है, तभी ये phenomena हमें दिखता है। The incident is greater than critical angle, यानी कि when an incident light is incident at more than critical angle, रिफ्रैक्शन तो हो जाएगा। ठीक है, सनलाइट जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट में जाएगी क्या होगा, रिफ्रैक्शन तो हो जाएगा, बट व्हेन इट इंसिडेंट ऑन द सेकंड सरफेस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन अकॉर्डिंग टू रूल इट विल नॉट मूव इन अ सेकंड मीडियम, इट अगेन कम बैक, ओके, एंड टोटली रिफ्लेक्टेड, एंड इट ऑब्जर्व्ड इट। दिस इज V means violet, हर फिगर में V का मतलब वायलेट है एंड R का मतलब रेड है। ओके, सो क्या ऑब्जर्व किया गया, द रिफ्रैक्टेड लाइट इज एट द 40 डिग्री, वायलेट कलर 40 पे, V 40, ओके, रेड 42 कलर किसके रिस्पेक्ट में, इंसिडेंट लाइट, जो इंसिडेंट था उसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व किया गया। वायलेट 40, V 40, रेड 42 पे विद रिस्पेक्ट टू इनकमिंग रे, यानी कि
जो इंसिडेंट हुई इसके रिस्पेक्ट पे रिफ्रैक्ट होता है। ओके, चलिए अब होराइजन के क्या होता है वो देखते हैं। तो होराइजन में हम देखते हैं कि हमें कौन सा कलर टॉप पे दिखता है और कौन सा कलर बॉटम पे दिखता है। इन रेनबो रेड कलर टॉप पे दिखता है और वायलेट कलर हमें बॉटम पे दिखता है। ठीक है, चलो सो आप देख सकते हो कि सनलाइट कम्स टोटली इंटरनल रिफ्रैक्टेड एंड ऑब्जर्वर के ऊपर की साइड यहाँ पे क्लियरली दिखेगा। चलिए देखिए, दिस इज इनकमिंग रे और यहाँ पे ये जो देख सकते हो आप ये कलर है जो वो वायलेट है। ध्यान से देखना, दिस वन एंड दिस वन रेड, ये सारे कहाँ आएंगे? ऑब्जर्वर के ऊपर की साइड। और वायलेट है ये दोनों रेड, दिस वन दिस वन। ओके, यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैंने, दिस इज द वायलेट, ओके, एंड दिस इज द वायलेट। ये दोनों रे ऐसे नीचे की ओर जाएंगे और ये लीस्ट रिफ्रैक्टेड ऐसे ऊपर जाएंगे, बाकी के सारे इन दोनों के बीच में आ जाएंगे। Here on the horizon we are there, we are observer. Okay, so that is the reason the red color seems above, violet color seems lower in the rainbow. Okay, and finally the light get 2 times internally reflected. यहाँ देखिए internally एक ही बार है तो प्राइमरी रेनबो, यहाँ पे क्या बनता है? प्राइमरी रेनबो। और सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है? 2 times totally internally reflected instead of 1 time in a secondary rainbow. ठीक है, तो आप एक बार टेक्स्ट बुक से या मैं जो पीडीएफ भेजूंगा उससे एक बार अच्छे से पढ़ना रेनबो और विजिबलनेस ऑफ द स्काई ब्लू, व्हाई द sun is seems orange or reddish at the sunset time, sunrise time, why the clouds are seems white. Okay, वहाँ पे 1/λ/4 और a यानी कि a is what? a एटॉमिक साइज है। जैसे लाइट किससे रिफ्रैक्ट हो रही है, जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं। ओके, तो दैट इज द साइज इज स्मॉल है। ओके, और लैम्बडा यानी कि वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट यानी व्हाइट लाइट की बात हो रही है। ओके, अगर a की वैल्यू लैम्बडा से ज्यादा है और a की वैल्यू लैम्बडा से कम है, ओके, तो जनरली ड्रॉपलेट्स हैं जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड की बात बता देता हूँ। क्लाउड्स ऑलमोस्ट पानी से बने होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स से आइस से बने हुए होते हैं और बट ऑब्वियस उसकी साइज a लैम्बडा वेवलेंथ से ज्यादा ही होगी। ठीक है, सो दैट इज द रीजन क्या होगा कि सारी की सारी लाइट पास आउट हो जाएगी और हमें व्हाइट दिखते हैं क्लाउड्स, बराबर। बट स्काई हमें ब्लूइश नजर आता है। क्यों नजर आता है वो आपको खुद पढ़ना है, अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे बताना। ठीक है, क्लियर? तो हम यहां से आगे बढ़ते हैं। ओके, सो scattering I have explained you earlier bit. Again थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं। A क्या है? Scattering objects यानी कि जिसके द्वारा स्कैटरिंग हो रहा है। And lambda is the wavelength of the light which is incident. Okay, then तो दोनों में से A की वैल्यू क्या है? अगर ओके, सो A लैम्बडा बड़ा है, a छोटा है। ओके, यानी कि स्कैटरिंग ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ही छोटे हैं, उसके रिस्पेक्ट में लैम्बडा यानी वेवलेंथ ज्यादा बड़ी है, तो उस स्कैटरिंग को रेले स्कैटरिंग कहा जाता है। ये ऑब्जेक्ट जो में आ चुका है, इसके लिए मैं यहाँ पे फिर से लिख दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट। a is greater than a is very less than to the lambda, यानी कि लाइट इंटेंसिटी की जो लाइट की जो वेवलेंथ है वो क्या है? बड़ी है, तो उस स्कैटरिंग को क्या कहा जाता है? रेले स्कैटरिंग। और वहां पर जो लाइट है वो 1/λ/4 के प्रोपोर्शन में स्कैटर होती है। ओके, या आउटपुट जो मिलता है उस इंटेंसिटी को हम 1/λ/4 के प्रोपोर्शन में कहते हैं। उल्टा है, उसका मतलब कि a की वैल्यू यानी स्कैटर्ड ऑब्जेक्ट जो है वो बड़े हैं विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट लाइट,
या इंसिडेंट वेवलेंथ। तो क्या होगा, here the large scattering object is like the water droplets, ice and dust particles, big dust particles। ओके, तो क्या होगा, अब जो स्कैटरिंग होगा वो फिजिकली वैलिड नहीं होता है और ऑलमोस्ट हर एक इंटेंसिटी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, एंड दैट इज द रीजन द क्लाउड्स आर सेम्स व्हाइट, क्योंकि पानी के जो बादल हैं वो ऑलमोस्ट किससे बने होते हैं, पानी से बने होते हैं, ठीक है। सो दैट इज द रीजन व्हाई द क्लाउड्स आर व्हाइट। क्लियर? ओके, चलो अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन आई। आगे का टॉपिक है आपका ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, कौन से सेल क्या काम करते हैं, ये एक स्पेशल एस्टिमेटिज्म, कौन सी इफेक्ट को आप कैसे दूर करोगे वो, ठीक है। और हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं आंखों का और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जनरली व्हाट हैपेंड, द लाइट व्हिच आर कमिंग, इट फर्स्ट इंटरैक्ट थ्रू द आवर आई, देख सकते हैं यहां से लाइट आ रही है, एंड इट फोकस्ड ऑलमोस्ट ऑन द प्यूपिल, बराबर। और ये जो लेंस है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस आंखों का, वो कंट्रोल होता है सिलिलरी मसल्स से। अब ग्रीन कलर के देख सकते हो सिलिलरी मसल्स, सिलिलरी मसल्स, ओके। और उसके द्वारा सारा जो पिक्चर बनता है उल्टा, वो हमारे रेटिना पर बनता है, और रेटिना के जो नर्व सेल्स हैं वो सेंसेशन दिमाग तक पहुंचाते हैं, दिमाग उस पिक्चर को सीधा कर देता है। हमारे लेंस द्वारा जो पिक्चर फोकस होकर बनता है कहाँ पर, रेटिना के ऊपर, वो तो उल्टा ही बनता है, ओके, बट दिमाग उसे प्रोसेस करके सीधा बनाता है। ओके, देखिए रेटिना में दो तरीके के सेल्स होते हैं। हमारा रेटिना है उसके अंदर दो तरीके के मसल्स होते हैं या सेल्स होते हैं, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स। रोड सेल्स का काम क्या है, वो लो इंटेंसिटी को सेंस करते हैं, ओके। किसे सेंस करेंगे, कम इंटेंसिटी है, लो इंटेंस लाइट, उसे सेंस करेंगे और एक्टिव हो जाएंगे, ओके। और कौन सेल है वो कलर सेंसेशन, ऑल्सो हाई इंटेंसिटी, लाइट सेंस करेंगे, ओके। ध्यान से समझना है, अगर लोअर इंटेंस लाइट है, अंधेरा है, ओके, हम ज्यादा नहीं देख सकते, कैट फैमिली जो है या आउल है वो सब अंधेरे में अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। क्यों, उनके रोड सेल्स ज्यादा एक्टिव है। अब रोड सेल क्या करते हैं ये समझना, लो इंटेंस लाइट जब है तब वो हमारे सिलिलरी मसल को एक्टिव करते हैं और हमारे लेंस को मोटा बनाना है या पतला बनाना है वो डिसाइड करते हैं। फिर से लो इंटेंस लाइट है तो लाइट क्या हो गई, कम हो गई, तो पिक्चर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेंस को मोटा बनाना पड़ेगा जिससे लाइट ज्यादा कन्वर्ज हो। ये लेंस इतना मोटा बनेगा, ओके, तो लाइट ज्यादा फोकस होके आएगी और क्या हो पाएगा, हमें अच्छा पिक्चर देख पाएगा। हाई इंटेंस लाइट है, बहुत ज्यादा रोशनी है, बराबर। तो अब कंपैरेटिवली लाइट ज्यादा आ रही है तो सिलिलरी मसल्स को एक्टिव कौन करेगा, अब कौन सेल करेंगे, और अकॉर्डिंगली ये जो लेंस है उसकी थिकनेस घटाया बढ़ाते हैं, ओके। कलर सेंसेशन भी हमें कौन सेल से ही आता है, और ज्यादा लाइट है तो ज्यादा लाइट आने के लिए अब लाइट ज्यादा डाइवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आराम से रेटिना तक पहुंचाएगी सफिशिएंट लाइट, ओके। और आपने महसूस किया होगा जब बहुत कम रोशनी से इंटेंस रोशनी में जाते हो तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, बिकॉज योर क्रिस्टलाइन लेंस का फोकल लेंथ है वो प्रॉपर एडजस्टेड नहीं है और सेल्स एकदम पैरालाइज हो जाते हैं और इसके वजह से हमें दिखना पार्शियली बंद हो जाता है। तो धीरे धीरे लाइट आंखों की लाइट और रेटिना एंड सेंसेशन सब होके धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है, ओके। या फिर जैसे ही आप बाहर की रोशनी से कम लाइट में आओगे तो पहले कुछ नहीं दिखता है,
रात को सो जाते हो तब जैसे लाइट बंद करो तब कुछ नहीं दिखता है, धीरे धीरे हल्की रोशनी भी आंखों के साथ एडजस्ट हो जाती है और आपको दिखने लगता है। ओके, वो सारा खेल किसका है? इसी का है, रोड ऑफ कोन्सेल का है। तो उसका फोकस आपको समझ में आ गया होगा। अब डिफेक्ट्स पे सीधा फोकस करते हैं। लाइट को फोकस कौन करेगा? लेंस। कहां पर? रेटिना पे। ओके, तो अगर हमारा फोकस होके जो इमेज बनना चाहिए एग्जैक्टली रेटिना पर वो बिहाइंड द रेटिना बनता है, पीछे चला जाता है। ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ कि लाइट को जितना फोकस होना चाहिए था, बराबर, वो उससे कम हुआ, ज्यादा दूर चले गए। ध्यान से, मैंने लिख दिया लेस। और बिहाइंड रेटिना अगर हमारा इमेज बन रहा है, उसका मतलब क्या हुआ? लाइट इज लेस रिफ्रैक्टेड। ओके, तो उसे ज्यादा फोकस करने के लिए या ज्यादा कन्वर्स करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होगा, कन्वर्जिंग लेंस। ओके, इसे क्या कहा जाता है? कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग, जो लाइट को कन्वर्स करता है। और इस टाइप की डिफेक्ट को क्या कहते हैं? फार साइटनेस। ठीक है, क्या कहते हैं? फार साइटनेस। ये अक्सर कब होती है? बड़ी उम्र में। ठीक है, तो फार साइटनेस या हाइपरमेट्रोपिया यानी कि नजदीकी चीजें ना दिखाई देना, बराबर। तो वो डिफेक्ट कैसे दूर की जाती है? कौन से टाइप का लेंस इस्तेमाल किया जाता है? कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, और इमेज कहां बनती है? बिहाइंड। ठीक है, कहां बनेगी इमेज? बिहाइंड द रेटिना। उसका मतलब क्या हुआ? कब होगा ये? जब किसी डिफेक्ट की वजह से हमारे सिलियरी मसल क्या नहीं कर पाते? आंखों की रोशनी को कंट्रोल नहीं कर पाते, लेंस को मोटा पतला नहीं कर पाते हैं, बराबर। तो लेस कन्वर्जिंग, ज्यादा कन्वर्स कब होंगे? लाइट जब लेंस जितना मोटा होगा, जितना लेंस मोटा होगा तो लाइट उतनी कन्वर्स होगी। बट अब लेंस पर्टिकुलरली सिलियरी मसल से क्या नहीं हो पा रहा है? मोटा नहीं हो पा रहा है, यानी कि कंपैरेटिवली पतला ही है। ठीक है, यानी कि लाइट को जो ज्यादा रिफ्लेक्ट कर सके उसके लिए जो कंप्रेस होकर लेंस को जो मोटा बनाना था वो अब नहीं मोटा बना पा रहे हैं, यानी कि अब कंपैरेटिवली लेंस हमारा पतला हो गया है। तो क्या हो रहा है? अब लाइट लेस रिफ्लेक्ट। ओके, सो अब उसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करने के लिए हम कैसे लेंस का इस्तेमाल करते हैं? कन्वर्जिंग यानी कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं और इमेज कहां ले आते हैं? रेटिना पर ले आते हैं और उस टाइप के डिफेक्ट को फार साइटनेस कहा जाता है। उससे उल्टा जो यंग एज में होता है जनरली, ओके, यानी कि हमारी रेटिना के पहले ही लाइट कन्वर्स होके क्या हो जाता है? इमेज बना देता है। ओके, क्या लिखा है? मोर कन्वर्स बाय आई या लेंस। ठीक है, तो इमेज कहां बन गई? बिफोर रेटिना। कहां बन गई? बिफोर रेटिना। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्केव लेंस यानी कि डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है इसे। डाइवर्ज यानी कि लाइट को ज्यादा रिफ्रैक्ट कर देना। ओके, चल, यानी कि ये लाइट को फोकस करती है और ये लाइट को फैला देती है, डाइवर्स कर देती है। हमें क्या प्रॉब्लम थी? अब लेंस पतला नहीं हो पा रहा है, मोटा है अब पतला नहीं हो पा रहा है, तो अब लाइट ज्यादा रिफ्रैक्ट होके कहां इमेज बना देगी? बिफोर रेटिना इमेज बना देगी। और अब हमें इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे बनाना है? हम प्रॉपर कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर फोकल लेंथ का, और हम पर्टिकुलरली इमेज कहां ले जाएंगे? रेटिना पर ले जाएंगे। ठीक है, और इस टाइप की डिफेक्ट को नियर साइटनेस या फिर मायोपिया कहा जाता है। ये टेबल याद कर लोगे तो आपको इसके ऊपर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमेशा आप सॉल्व कर पाओगे। अब एस्टिग्मेटिज्म क्या है ये देख लेते हैं। पर्टिकुलर सच काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम इफ अगर आपके पास वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल तार वाली कोई जाली है, डिजाइन है, ओके, और अगर इंसान या पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइंस पर फोकस करता है तो उसे वर्टिकल लाइन नहीं दिखाई देती, और वर्टिकल लाइन जब वो फोकस करता है, देखने की कोशिश करता है, तो
हॉरिजॉन्टल गायब हो जाती है। ओके, हंसना नहीं है, ऐसा होता है, बराबर। यानी कि वर्टिकल पे फोकस करोगे तो हॉरिजॉन्टल गायब, और हॉरिजॉन्टल पे फोकस करते हो तो वर्टिकल गायब। इस टाइप के डिफेक्ट को एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है, ठीक है। और इस टाइप की डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। A person cannot focus horizontal line and vertical line simultaneously. Okay, such defect is called astigmatism. Okay, and it is resolved by cylindrical lens. क्लियर? ओके, तो आई होप आई का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, बराबर। हमें खास क्या ध्यान देना है, कौन से सेल्स किससे एक्टिव होते हैं, ये चीज, कहां पे इमेज बनती है, उसे कौन से लेंस से रिजॉल्व किया जाता है और उसका नाम क्या है, ठीक है। और ये एस्टिग्मेटिज्म का प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होता है, बंदा कहाँ फोकस करता है और कुछ गायब हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म, बराबर। और उसे कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, तो उसे सिलिंड्रिकल लेंस से रिजॉल्व किया जाता है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। अब केवल दो टॉपिक बचते हैं हमारे, यू कैन से दैट माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, उसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये चैप्टर खत्म। ओके, अच्छे से पढ़ लेना ये टॉपिक, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना। ओके, बाय बाय।